तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप लोग याद रखिएगा कि जैविक प्रक्रिया का जो भाग 1 है, भाग 2 है एवं भाग 3 है। ओके, ये तीनों मिलाकर क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है एवं 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस प्रकार से 13 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो जो 4 नंबर और 6 नंबर का होता है, इसमें दो क्वेश्चन होता है, जो कि सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में समान होता है। ओके, उसके पश्चात जो 1 नंबर एवं 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वो सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। ओके, तो इस चैप्टर से आप लोग याद रखिएगा, सामान्यतः इससे 4 एवं 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है, तो किस प्रकार से एग्जाम में आता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों को निम्नांकित कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसके कोई भाग दिया गया है, इसको निम्नांकित करने के लिए बोला जाता है। या फिर इस प्रकार से आता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, साथ ही इसके कार्य का वर्णन कीजिए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम आप लोग तंत्रिका कोशिका की संरचना या फिर चित्र बनाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो सर्वप्रथम आप लोग तंत्रिका कोशिका का संरचना बनाइएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं अ एवं बा। ओके, तो साथ इसके नाम को लिखना है, जैसे कि यहाँ पर है माइलिन भित्ति रहित एक जोन है चित्र अ में, और माइलिन भित्ति रहित एक जोन है चित्र बा में। ओके, तो चलिए समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका के क्या क्या कार्य हैं। ओके, तो कम से कम इसके 3 कार्य आप लोगों को याद रखना है। पहला है मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। तीसरा, शरीर की सभी संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये तंत्रिका कोशिका होता क्या है। तो तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई या फिर तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है, तो वो होता है तंत्रिका कोशिका। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदी अंग और तंत्रिका, सेंस ऑर्गन एंड नर्व्स। ओके, तो इसमें आप लोग इसका डेफिनेशन बस याद रखना कि संवेदी अंग और तंत्रिका क्या होता है। ओके, तो संवेदी अंग क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ऐसी अंग जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करते हैं संवेदी अंग अर्थात सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए त्वचा हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आंख हो गया, कान, ये सभी क्या होता है, संवेदी अंग होते हैं। ओके, तंत्रिकाएं। ओके, तो तंत्रिकाएं या फिर तंत्रिका जो कोशिका क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। और जो तंत्रिका कोशिका होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है संवेदी तंत्रिका, दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका और तीसरा होता है बहुध्रुवीय तंत्रिका। ओके, मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। ओके, तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो होता है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ओके, यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया, लेकिन इसका 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। ओके, अब ये क्या होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पहला अग्र मस्तिष्क। ओके, कौन सा, पहला है अग्र मस्तिष्क। अब ये अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क के आधे से भी अधिक भाग होता है, इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहा जाता है। ओके, जो अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र है। ओके, इसी प्रकार से दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ओके, अब ये मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क या मानस मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जो 2 जोड़ी उभरों अर्थात पिंडों का बना होता है और दृष्टि तथा श्रवण उद्दीपनों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ओके, कौन सा, तो है पश्च मस्तिष्क।
अभी पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, तो इसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके इस भाग को मेडुला ऑब्लेटा कहता है। अनुमस्तिष्क पेशी गति तथा हस्त कौशल का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से याद रखेगा कि जो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग याद रखेगा। जैसे कि अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये मध्य मस्तिष्क क्या होता है, यह मानव मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। ठीक इसी प्रकार से पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ओके, अब इसके कार्य को याद रखना। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है यह दृष्टि तथा श्रवण उद्दीपनों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से हम लोग पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो ये क्या करता है, पेशीय गति तथा हस्त कौशल का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ओके, इसी प्रकार से मस्तिष्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों। ओके, तो आई होप आप लोगों ने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की हार्मोन श्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले जो TSH हार्मोन होता है, TS एवं H। ओके, तो TSH हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो ACT एवं H, यह हार्मोन क्या करता है, अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। ओके, सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि उद्दीपन क्या किसे कहते हैं, तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। ओके, तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। ओके, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में होने वाले किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ओके, तो इसी को आप लोगों को बनाना कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग इस डायग्राम को बनाना, उसके पश्चात इसका जो कार्य है किस प्रकार से होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। तो उदाहरण के लिए जैसे हम लोग किसी बर्तन को टच करते हैं अर्थात छूते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा हाथ होता है वह तुरंत हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि जो यहाँ से उष्मा होता है क्या करता है, जो गर्मी का उत्पन्न बर्तन से हाथों के संवेदी कोशिकाओं से मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं त्वचा के संवेदी अंग। ओके, उसके पश्चात क्या होता है, यहाँ से जो संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा कहा जाता है मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु तक पहुंचता है, वहीं से क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, जिसकी वजह से प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ की पेशियां ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि हाथ है वह हट जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होता है। ओके, तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वह मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया, अनाक्षी क्रिया एवं ऐच्छिक क्रिया क्या होता है। ओके, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि कुछ ऐसी क्रिया जो तुरंत हो जाते हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो क्रिया होता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए जैसे कि पलकों का झपकना हो गया, चीखना हो गया या फिर खांसना, ये सभी क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। ओके, इसी प्रकार से अनाक्षी क्रिया, तो अनाक्षी क्रिया क्या होता है, तो ऐसा क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता उसको अनाक्षी क्रिया। ओके, तो उदाहरण के लिए जो हमारे जो क्या है डाइजेशन सिस्टम है अथवा जो पाचन की प्रक्रिया। ओके, तो हमको मालूम है क्या या फिर हमारी इच्छा के अनुसार वह डाइजेशन सिस्टम कार्य करता है क्या, नहीं। ओके, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, वो पाचन की प्रक्रिया होती रहता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है और बहुत सारे प्रक्रिया होता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण होता है क्या, नहीं, अर्थात वो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखेगा कि ऐसा क्रिया जिसमें जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है या फिर जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता उसको अनाक्षी
ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से ऐच्छिक क्रिया को याद रखिएगा कि ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसा क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं क्या अपने हाथों को मूवमेंट कर रहा हूँ, ओके, तो ये किसके अनुसार हो रहा है, तो ये मेरे अनुसार हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर हाथ, जैसे कि मैं हाथों में कुछ लिख रहा हूँ, ये किसके अनुसार हो रहा है, या मेरा अनुसार हो रहा है, अर्थात ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया एवं अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। ओके, इसके पश्चात है हार्मोन स्रावित करने वाले कुछ अंग। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यह एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मानव की किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके एक एक कार्य लिखे। ओके, तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मानव की किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ग्रंथि यहाँ पर प्रदर्शित है ये सभी क्या होता है, ये सभी हम अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉइड, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण, ये सभी क्या होता है, ये सभी क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है। ओके, तो चलिए अब इसके कार्य को समझने का प्रयास करते हैं कि ये सभी ग्रंथि क्या होता है एवं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ओके, पीयूष ग्रंथि, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओके, तो इसकी कार्य क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन वृद्धि शक्कर के उपयोग स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग सिंपल वर्ड्स में इस प्रकार से कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या हमारे शरीर में उपस्थित सभी जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओके, दूसरा है पैराथायरॉइड। ओके, तो पैराथायरॉइड क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पैराथायरॉइड रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ओके, थायराइड। ओके, तो थायराइड क्या होता है, तो इससे ओके, सो बेसिकली थायराइड से क्या होता है, एक हार्मोन थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। यह हार्मोन शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार से है एड्रिनल ग्रंथि। ओके, तो एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, तो इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की हमारे शरीर के लवणों के संतुलन को क्या बना रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे लवण होते हैं। लवण अर्थात क्या होता है, जो कि एसिड बेस क्या करता है, आपस में रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, लवण का निर्माण करता है। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे लवण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से उसको क्या करता है, संतुलन बना रखने का कार्य करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो एड्रिनल ग्रंथि होता है यह हमारे शरीर के वृक्कों के पास स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर उपस्थित होता है, यहीं पर क्या होता है, इसके सारे में वृक्क क्या होता है, उपस्थित होता है। ओके, अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हमारे अग्नाशय में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले जो रसायनों के अलावा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यदि इंसुलिन ना हो तो इंसुलिन ना हो तो हमारा शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर सकता। ओके, तो इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे लिवर क्या होता है, रक्त में उपस्थित शक्कर को मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है और हम मधुमेह अथवा डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि किसी को मधुमेह या फिर डायबिटीज है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसमें इंसुलिन की क्या होता है, अनुपस्थिति होता है। ओके, अंडाशय एवं वृषण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अर्थात वृषण एवं अंडाशय क्या होता है। ओके, तो पुरुषों में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, और स्त्रियों में क्या पाया जाता है, अंडाशय। ओके, तो ये ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिसके कारण किशोरावस्था में क्या होता है, शरीर में कई परिवर्तन होने लगता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ हो या फिर स्तनों का विकास होना। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि एक अन्य हार्मोन होता है जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन, तो वह प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन पूरी तरह से क्या होता है, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन पूरी गर्भावस्था में और प्रत्येक मासिक चक्र के समय बनता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग पादप हार्मोन के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि पादप हार्मोन क्या होता है। ओके, तो यह भी क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है
कि पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम व उनके कार्य लिखे। ओके, तो पादप हार्मोन क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा पादप हार्मोन जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसे हार्मोन जो क्या है पादप अर्थात पेड़ पौधों में पाया जाता है। ओके, स्वाभाविक सी बात है, पादप अर्थात पेड़ पौधे अर्थात ये क्या पाया जाता है पेड़ पौधों में। ओके, तो पौधे प्रायः जल, प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ये सूचना पौधे में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती है जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। ओके, तो कुछ पादप हार्मोन्स के नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि पहला ऑक्सिन हो गया, दूसरा जैसे इस प्रकार से जैसे कि जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन। इसी प्रकार से एक और हार्मोन है साइटोकाइन। ओके, साइटोकाइन। ओके, तो ये कम से कम क्या है आप लोग तीनों हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब इसके कार्य को समझने का प्रयास करते हैं कि इन हार्मोन्स का कार्य क्या क्या होता है। ओके, ऑक्सिन। ओके, तो यदि ऑक्सिन की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, तो ऑक्सिन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, यह प्रजनन कार्य करता है। तीसरा क्या होता है, यह परोपजीवी और कीटों से बचाता है। ओके, इसी प्रकार से जिबरेलिन का कार्य क्या होता है, तो यह ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा क्या होता है, यह बीजों की अंकुरण में क्या होता है सहायक प्रदान करता है। ओके, तीसरा है साइटोकाइन। ओके, तो साइटोकाइन के कार्य क्या क्या होता है, तो पहला है कि यह कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है और दूसरा यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, पहला सही विकल्प चुने। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जो जैविक प्रक्रिया के भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 तीनों से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि तीनों सेट में अलग अलग होता है। ओके, तो चलिए इसके सही विकल्प को भी समझते हैं। पहला सही विकल्प चुने। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, अ इंसुलिन, ब थायरॉक्सिन, स एस्ट्रोजन या द साइटोकाइनिन। स्वाभाविक सी बात है इनमें से पादप हार्मोन कौन है, तो वह है साइटोकाइनिन। ओके, दूसरा, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता, अ डेंड्राइट, ब केंद्रक, स एक्सॉन, द सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैसे कि हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका को ऑब्जर्व किया था, तो तंत्रिका कोशिका की संरचना में कौन नहीं पाया जाता, तो वह सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ओके, तीसरा, मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, अ पीयूष ग्रंथि, ब यकृत, एड्रिनल ग्रंथि या द पिनियल ग्रंथि। ओके, तो वो कौन सा ग्रंथि है जो हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, तो वह है पीयूष ग्रंथि। ओके, चौथा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, अ पैराथायरॉइड ग्रंथि, ब अग्नाशय, स एड्रिनल ग्रंथि या द पिनियल ग्रंथि। ओके, तो राइट आंसर क्या है अग्नाशय। ओके, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास कहा जाता है। ओके, पांचवा, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर की काटने से बचने का प्रयास करते हैं, इस क्रिया का नियंत्रण होता है। ओके, तो इसको हम लोग डेली बेसिस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही क्या करते हैं हम लोग सोए हुए होते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम क्या करते हैं उस मच्छर की काटने से बचने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो अ पीयूष ग्रंथि द्वारा, ब मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा, स हार्मोन द्वारा या द पिनियल ग्रंथि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब मेरुरज्जु के द्वारा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है, जितना भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताया है उस सभी क्वेश्चन का आंसर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन क्या आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यदि कोई आप लोगों का क्वेश्चन, डाउट या फिर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।